हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, मैं थोड़ा लेट हूँ। मैं आशा करता हूँ आप ये सब मतलब पढ़ लिए होंगे, ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे अपने स्कूल में या फिर कोचिंग में। लेकिन एक बार मुझसे आप पढ़िए, आप फील करोगे वास्तव में कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी इस चैप्टर में, ठीक है। और कई सारा मैंने खतरनाक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है खुद, जिसको मैंने डिजाइन किया है। वो क्वेश्चन आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन बैंक में, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो फिर आप अलग, जैसे क्वेश्चन बैंक हो गई या फिर बुक हो गई, उनके क्वेश्चन को आप फटाक मारोगे ऐसे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपका हम लोग साइंस का क्लास, साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, यानी रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, एक तरह से बोले तो फर्स्ट चैप्टर, और ऐसे विज्ञान का आपको बोले तो 10वां चैप्टर, उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तो उसकी भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो चैनल पे। बाकी मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो हम लोग की फर्स्ट होगी इस चैप्टर की, ठीक है। इसको मैं दो वीडियो में समाप्त करूंगा, और उसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न है उसको एक दो वीडियो में समाप्त करूंगा, ठीक है। एक एक हम अभ्यास के भी प्रश्न देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में पीछे हैं, ठीक है। और बीच बीच में भी जो प्रश्न है उनको भी हम एक एक सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, हम लोग की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले आपके मन में यही क्वेश्चन उठता है, सबके मन में यही क्वेश्चन उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे स्टार करके लिखा हो कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी सही बात है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का आप डिफिनीशन कई तरीकों से दे सकते हैं। जैसे यहाँ मतलब ये लिखा हुआ है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सही बात है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक, ठीक है, या अकेले भी कोई पदार्थ अभिक्रिया करके, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो, और जो नया पदार्थ बनेगा ना, उसका मतलब जो गुण होगा पहले की अपेक्षा मतलब बिल्कुल भिन्न होगा। वो हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप रासायनिक अभिक्रिया की ऐसे भी डिफिनीशन लिख सकते हो कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस ये सिंपल सा मतलब एक कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, मैग्नीशियम जो होता है ना, Mg, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन यानी O2 से, ठीक है, अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। तो इधर वाला देखिए, ये बीच में ऐसे तीर से दर्शाते हैं। इधर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, इधर वाली भी जितनी चीज़ें, यानी तीर के इधर लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, इसको हम रिएक्टेंट, अभिकारक बोलते हैं। और रिएक्टेंट इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, और ऐसे कैपिटल R से ये बड़े कोष्ठक में डिनोट करते हैं। हालांकि ये कैपिटल R वाला ये जो है, ये चीज़ आपको 12th में काम आएगा, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि रिएक्टेंट को हम बड़े कोष्ठक में कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? अभिकारक होता है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहते हैं। देखिए, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है कि हिस्सा ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, तो यह क्या है? यह अभिकारक है, ठीक है। और यहाँ स्टार करके लिखा है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और शॉर्ट में इसको कैपिटल P से बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। ये आपके काम नहीं आने वाला है 10th में ये, लेकिन इसका यूज आपको 12th में देखने को मिलेगा। एक केमिस्ट्री का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, उसमें, ठीक है। बाकी मुझे जो बताना था मैं बता दिया। तो यहाँ से आप समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और अभिकारक क्या होता है, और उत्पाद क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम कुछ डिटेल में और भी कुछ चीज़ें समझते हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। देखिए, एक बार मैं और इस चीज़ को थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये हम लोग का मैग्नीशियम है और ये हम लोग का ऑक्सीजन है। ये दोनों क्रिया करके क्या बनाए? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। तो देखिए, ये तीर के इधर वाला जितना भी ये पार्ट है इसको हम अभिकारक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और तीर के इधर वाला जितना भी
पार्ट है, यानी जो नया पदार्थ बना है उसको उत्पाद बोलते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक है। और उदाहरण के तौर पर और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, ये मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ चीज़ देखते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हम कैसे पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके पश्चात हो सकता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए। यानी पहले हमने दो पदार्थ लिया था जिसमें एक लिक्विड था, एक सॉलिड था। ठीक है, यानी एक ठोस था, एक द्रव था। और हो सकता है कि अभिक्रिया के बाद यानी जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, वो पूरी तरह से गैस हो गई, तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है पदार्थ के। वही यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है। रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। हमने मतलब जो अभिकारक में पदार्थ लिए थे, हो सकते हैं अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बन रहा है उसका मतलब रंग पहले की अपेक्षा यानी अभिकार की अपेक्षा भिन्न हो। ठीक है, तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि हमने जो दो पदार्थ लिए हैं, ठीक है, उसकी अभिक्रिया हम कराएं और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बना, ठीक है, वह उत्पाद हो सकता है कि उसके ताप में परिवर्तन हो जाए। ताप में परिवर्तन कैसे? ताप बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, ये अभिक्रिया है कैसी है उस बात पर डिपेंड करता है। और ये गैस का उत्सर्जन, ये तो चीज़ नॉर्मल है, गैस का उत्सर्जन तो होता ही है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, कैसे हम रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग कैसे एक रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम बोल दे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इस चीज़ को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखो इस चीज़ को हम लोग ऐसे, जैसे ये हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे ये दोनों प्लस में रहेगा और बीच में ऐसे एक तीर का निशान रहेगा। यहाँ देखिएगा कभी बराबर बराबर ये दूसरा चीज़ नहीं रहेगा, ऐसा तीर का ही निशान रहेगा। और इसके बाद जो हम लोग का प्रोडक्ट यानी उत्पाद में बन रहा है उसको लिख देंगे। तो यहाँ ये दोनों तो अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। बाकी इसको संतुलित करना हो तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे एक है और यहाँ ऑक्सीजन जो है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है? एक ही है, तो यहाँ आगे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो यह संतुलित हो जाएगा। तो अभी हम संतुलित करना भी आगे देखेंगे। आगे देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। तो वही यहाँ पे चीज़ें देखिए, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करेंगे उस चीज़ को बताया गया है। और देखिए इसके लिए दो नियम हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग का है शब्द समीकरण, एक क्या है? एक है शब्द समीकरण और एक ये फार्मूला बेस। यानी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को 2 तरीके से दर्शा सकते हैं। एक तो शब्द समीकरण से, जैसे हमने यहाँ पे देखिए, और एक सेकंड, चलिए मैं सेकंड लिख देता हूँ। एक तो सीधे हम सूत्र से, ठीक है, जैसे हम शब्द समीकरण, जैसे ये मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये तो हम लोग का देखिए हमने सूत्र के, जैसे मैग्नीशियम का सूत्र Mg, ऑक्सीजन का O2 और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ये सूत्र द्वारा हमें मतलब हमने ये व्यक्त किया। तो इसको हम सूत्र के द्वारा मतलब व्यक्त करना बोलेंगे। और शब्द समीकरण जब हम सीधे यहाँ पे लिखे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हम बोलेंगे हम रासायनिक जो समीकरण है उसको हमने शब्द मतलब अभिक्रिया है उसको शब्द समीकरण के द्वारा दर्शा दिया। तो रासायनिक समीकरण को दर्शाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो सीधे शब्द समीकरण द्वारा, मतलब सीधे उसमें हम शब्द लिखे कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हम लिखेंगे हिंदी में पूरा, प्लस ऑक्सीजन तो हिंदी में पूरा ऑक्सीजन लिखेंगे। और एक होता है कि सीधे हम फार्मूले द्वारा दर्शा दें, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम फार्मूला Mg होता है, तो हमने ऐसे Mg लिख लिया, ऑक्सीजन O2 ऐसे, मतलब तो ये 2 तरीके हो गए। तो वहीं पे यहाँ ये दर्शाया गया है। जैसे देखिए शब्द समीकरण में, जैसे यहाँ देखिए जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से क्रिया कर रहा है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, तो ये शब्द समीकरण है। और देखिए यहाँ ये रासायनिक समीकरण इसको बोलेंगे, या सूत्र समीकरण भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जिंक प्लस H2SO4 और ये इधर बीच में तीर, और इधर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इधर निर्माण हो रहा है। और इधर वाला तो तीर के इधर वाला ये जानते ही हो, ये क्या होता है? ये होता है आपका अभिकारक, रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं। और तीर के इधर वाला यानी ये चीज़ है, ये आपका प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, ये आप सब जानते ही हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कुछ संकेत तथा उनके मतलब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जैसे Mg लिया, मैंने लिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं।
ये मैंने ले लिया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कभी कभी आप देखे होंगे कि इसको दर्शाया होता है कि यहाँ मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, तो और क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है एस, तो इसका मतलब एस मतलब सॉलिड, मतलब मैग्नीशियम सॉलिड ठोस फॉर्म में है, ठोस अवस्था में। अब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन आपका गैस फॉर्म में, तो ऐसे जी से दर्शाया होता है, मतलब आगे ऐसे कोष्टक में जी लिखा होता है। ऐसे आप समीकरण अपनी बुक में भी देखेंगे और उसके आगे मतलब ऐसे कोष्ट में जी कहीं कहीं एस कहीं एल लिखा होता है, तो वही मतलब उस दर्शाता है कि जो ये मतलब ये चीज़ है वो उस किस फॉर्म में है, इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, एस मीन्स सॉलिड, जी मीन्स गैस, यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा है कि अगर क्वेश्चन में कहीं एस लिखा हो तो उसका मतलब ठोस होता है, सॉलिड होता है, कहीं एल लिखा हो उसका मतलब लिक्विड होता है, द्रव होता है, कहीं जी लिखा हो तो उसका मतलब गैस होता है, और कहीं कहीं देखिए आपको ऐसे ए क्यू दिखेगा, जैसे कहीं आप देखिए ऐसे कहीं देखेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट देखेंगे उसका आगे ऐसे ए क्यू लिखा होता है, तो ये चूंकि जिंक सल्फेट का बिलियन होता है तो ए क्यू मीन्स बिलियन। ठीक है, ए क्यू मीन्स क्या होता है, बिलियन। यहाँ पे वही मैंने लिख दिया कि ए क्यू कहीं लिखा हो तो बिलियन, और बाकी ये ऊपर ऊपर की तरफ तीर दर्शाया हो तो वो गैस, और नीचे की तरफ दर्शाया हो तो और 6 बनता है। ठीक है, तो इस मतलब इन छः है ना, हाँ 3 इधर और 3 इधर, 6 चीज़ों को आप कंसीडर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक समीकरण क्या होती है, देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके नाम, प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा लिखते हैं तब वह रासायनिक समीकरण तब वह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। सही बात है, ये तो हमने अभी पीछे देखा, और इसको दर्शाने के 2 तरीके हैं। जैसे फर्स्ट तरीका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जल, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, तो ये तो शब्द समीकरण है, ये शब्द समीकरण है। और इसको जब फार्मूले के रूप में लिख देंगे, जैसे हाइड्रोजन का फार्मूला H2 प्लस ऑक्सीजन मीन्स O2, और ये मिलकर जल यानी H2O बना लिए, तो ये हम लोग का ये फार्मूला द्वारा हमने इसको दर्शा दिया। तो ये रासायनिक समीकरण को दर्शाने के ये 2 तरीके होते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके नाम, प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा लिखते हैं तब वह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगर आपके एग्जाम में इसका डिफिनीशन आता है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप ये सीधे सीधे फार्मूला लिख दीजिएगा, और नीचे जैसे में ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं, ये तीर वाला निशान देकर जल लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। जिसमें देखिए, जिसमें आपका क्या है कि जिसमें आपका इधर वाली चीज़ है जो है, ये तीर जो है, तीर के इधर वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी अभिकारक हैं। ठीक है, अभिकारक है, और इधर जल जो मतलब बन रहा है पदार्थ उसको हम उत्पाद बोलते हैं। ये तो आप हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया है। बस, तो ये रासायनिक समीकरण आप समझ गए। चलिए आगे चीज़ें कुछ समझते हैं। आगे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो देखिए जैसे हमने अभिकारक समझ लिया, अभिकारक क्या होता है, जैसे बीच में ये चिन्ह होता है तो चिन्ह के इधर वाली चीज़ अभिकारक और इधर वाली उत्पाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जिंक और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया कर रहा है, तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ गैस के जगह पे हम ऐसे दर्शा भी सकते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ नहीं दर्शाया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए हर जगह नहीं दर्शाया जाता है, जहाँ आवश्यक हो वहाँ हम लोग दर्शाते हैं कि यह लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, या विलयन यानी एक्यू फॉर्म किस फॉर्म में है। ठीक है, हर जगह ये नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। जैसे में देखिए जिंक और H2SO4 यानी H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये मिलकर क्या बना रहे, देखिए जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये जो तीर है, तीर के इधर जितने भी पदार्थ है और तीर के इधर जितने भी पदार्थ है, सब में जो मतलब परमाणुओं की संख्या है, जैसे जिंक का कितने परमाणु है, 1 है, तो इधर भी 1 रहना चाहिए, इधर भी 1 रहना चाहिए। अगर इधर हाइड्रोजन 1 है तो इधर भी हाइड्रोजन 1 रहना चाहिए। मतलब तीर के दोनों तरफ जो भी मतलब हमें मतलब दिए हुए इक्विपमेंट या जो भी चीज़ें दी हुई है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का मतलब नियम कहते हैं। मतलब ये तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं है, मतलब उससे पालन हेतु ये करना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का वास्तव में नियम ये है, ठीक है, कि अभिक्रिया से पहले जितना मतलब पदार्थ का द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद ही भी उतना रहना चाहिए। और उतना रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना रहने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि मतलब अभिक्रिया से पहले जिस पदार्थ के, जैसे जिंक है तो जिंक के जितने अणु थे अभिक्रिया के बाद भी उतने अणु रहने चाहिए, तभी तो मतलब दोनों द्रव्यमान बराबर होगा। तो यही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं इन चीज़ों को थोड़ा रुकिए 1 मिनट मिटा लेता हूँ और फिर हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है,
देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने का मतलब कि अभिकारक में जितने मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी तत्व के अणु रहने चाहिए, उत्पाद में भी उतने ही रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ बीच में तीर है, यहाँ में मैं लिख ही लेता हूँ एक बार। जैसे ये जिंक है, जब यह क्रिया करता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिकल अम्ल इसको बोलते हैं से, ठीक है। यह जब क्रिया करता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिकल अम्ल से, तो यह क्या बनाता है, यह जिंक सल्फेट का विलयन ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मिनट। देखिए यहाँ देखिए, ये तीर के इधर, ये जो तीर है इधर वाली चीज़ें हम लोग की क्या होती है, अभिकारक होती है, और इधर वाली चीज़ें, तीर के इधर वाली चीज़ें हम लोग की उत्पाद होती है। ये तो हम सब जानते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सारी चीज़ें बराबर हैं। जैसे इधर तीर के इधर अभिकारक में हम लोग का जिंक कितना है, देखिए एक है, केवल एक अणु है जिंक का। इधर देखते हैं, इधर देखिए यहाँ पे जिंक का केवल एक अणु है, ठीक है। उसके बाद देखिए H2 यानी हाइड्रोजन के दो अणु, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2, इधर भी दो, हाइड्रोजन का भी काम खत्म। अब देखिए SO4 में, जैसे एक मिनट लाइट थोड़ी कट गई, ओके। देखिए जैसे SO4 ये सल्फेट आयन है, तो सल्फेट हम सीधे SO4 इसको मतलब ऐसे मतलब लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सल्फर को अलग कर दे, क्योंकि S से सल्फर होता है और O से ऑक्सीजन, लेकिन ये सल्फेट आयन है तो इसको एक ही साथ लेते हैं, तो SO4 देखिए, ये भी यहाँ भी SO4, यानी दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ, यानी अभिकारक में भी और उत्पाद में भी सारी चीज़ें बराबर है। तो सारी चीज़ें बराबर, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। और यही अगर बराबर न रहे तो क्या होगा, वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा, सिंपल है। तो वही नेक्स्ट हम लोग का क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे शायद यहाँ पे मतलब उदाहरण लिया गया है और पूरी तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे देखिए यहाँ जिंक है और यहाँ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, या विक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे तत्व कौन कौन सा है, जैसे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये चार हम लोग के क्या है, तत्व है पूरे इस अभिक्रिया में। और यहाँ में दर्शाया गया कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, तो देखिए अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, जिंक के सामने जिंक वाला एक, मतलब अभिकारक में जिंक के कितने परमाणु है, एक, और उत्पाद में एक। उस प्रकार हाइड्रोजन के कितने हैं अभिकारक में, दो, और इधर उत्पाद में कितने हैं, दो। ये तो हमने यही अब मतलब अभी पीछे ये सारी चीज़ें देखी, तो वही चीज़ें ये चार्ट बनाकर लिखा गया है, या आपकी मतलब बुक में जैसे लिखा गया वैसे मैंने आपका ये डिजाइन कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब देखिए वही असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, वो आ गया। तो वही जब अभिकारक में और उत्पाद में जब मतलब परमाणुओं की संख्या, जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या बराबर न रहे, तो हम बोल सकते हैं कि वो मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। जैसे देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। सही बात है। जैसे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये संतुलित नहीं है, ठीक है। इधर मैग्नीशियम एक है, ठीक है, इधर भी एक है, तीर के इधर, एक मिनट, ये, और ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए दो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन एक है। तो ये चीज़ एक तरह से गड़बड़ हो गई। और ओके, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक बैलेंस किया था एक समीकरण, शायद मैंने गलत कर दिया था। यही मैग्नीशियम वाला मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मिल जाए। चलिए, नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ पे मैं उसको मतलब जैसे यहाँ पे संतुलित कर देता हूँ। जैसे इसी चीज़ को, जैसे मैग्नीशियम और देखिए ये ऑक्सीजन, जब हम लोग के ये अभिक्रिया करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाते हैं। अब देखिए इधर ऑक्सीजन दो है, मैग्नीशियम एक है, और इधर मैग्नीशियम भी एक, ऑक्सीजन भी एक। तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, तो देखिए संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ दो लगा देंगे। तो दो लगा देंगे तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम गड़बड़ा गया, इधर मैग्नीशियम दो हो गया और इधर मैग्नीशियम एक है, तो इसके आगे हम यहाँ दो लगा देंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी। तो इस तरह से आप संतुलित भी कर सकते हैं समीकरण को, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न अभिक्रिया 2HCl और 2NaOH, और इधर ये मतलब ये अभिक्रिया करते हैं, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए तीर के इधर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं, में अभिकारक है। मतलब ये जो अभिक्रिया दी हुई है इसमें अभिकारक क्या है, ये क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन दे HCl, NaCl तथा H2O, HCl तथा NaOH। तो क्या होगा, आप इसका पता लगाओ।
तो भाई अभिकारक तीर के इधर वाली जितने ये चीज़ें होती हैं ये अभिकारक होती है। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग के क्या अभिकारक हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों HCl तथा NaOH, तो ये ऑप्शन सही है 4 नंबर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ एक क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रदर्शित करता है। देखिए इस अभिक्रिया में बात कर रहे हैं, इसी अभिक्रिया में जो इस अभिक्रिया है ना, ये जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं, उसमें जो ये NaOH है यह क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन में सेकेंड में, तो यहाँ पे NaOH क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप समीकरण को देख लीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ये है, देखिए उत्पाद को, अभिकारक को, अर्ध अभिकारक को और इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए उत्पाद को तो प्रदर्शित नहीं कर रहा है क्योंकि तीर के इधर वाली चीज़ें उत्पाद होती हैं और ये हम लोग का क्या है। देखिए एक मिनट, यहाँ ये तीर के इस साइड में ये तीर है और तीर के इस साइड में अवेलेबल है, तो ये तो अभिकारक है। तो ये हम लोग का उत्पाद वाला ऑप्शन गलत, अभिकारक है। हो सकता है ये सही हो, लेकिन यहाँ अर्ध अभिकारक भी बोल रहा है। मतलब क्या कि यहाँ देखिए ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, तो क्या ये अर्ध अभिकारक सही है या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये अर्ध अभिकारक काफ़ी लड़के इसी पे मारे होंगे ट्रिक, लेकिन ये गलत है। जो अर्ध अभिकारक होता है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये आपका सीधे सीधा बोलोगे कि अभिकारक है। ठीक है, अर्ध अभिकारक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और ऐसा कोई शब्द भी यूज नहीं होता है आपके ये केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इस चीज़ को हमें देखना है। तो देखिए संवेग संरक्षित, तो संवेग संरक्षित होती हैं। आप बताओ, द्रव्यमान संवेग संरक्षित, कथन 1 2 दोनों, मतलब कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, दोनों होंगे। और चौथा है द्रव्यमान संरक्षित। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए संवेग संरक्षित, यहाँ संवेग शब्द आ गई। ये संवेग शब्द केमिस्ट्री में तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि ये फिजिक्स का शब्द है। ठीक है, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, P इक्वल टू शायद mv। ठीक है, तो ये फिजिक्स का पार्ट है। मैंने ऐसे ही आपको मतलब आपका माइंड इधर उधर करने के लिए इस शब्द को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ नंबर, द्रव्यमान संरक्षित। ठीक है, उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्न में से संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण प्रदर्शित करता है नहीं, क्योंकि देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। यहीं पे यहाँ मतलब ये खत्म। यह देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, ये गर्म का चिन्ह है, जब इसको ताप देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है। तो यह बताओ यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखो यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ ठीक है 1 है, लेकिन यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पे कार्बन ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन इधर देखिए केवल 2 हैं, तो ये भी गलत। आप देखिए तीसरा हमने केवल 3 ही ऑप्शन दिया, तो ये तो सही होगा। देख भी लेते हैं, जैसे जिंक इधर 1 है, इधर भी जिंक 1 है, कापर 1 और SO4 सल्फेट का एक आयन, SO4 सल्फेट का एक आयन, यही सही है। तो इस प्रकार ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन हो गया। आज का 5वां क्वेश्चन, और काफ़ी दमदार क्वेश्चन, काफ़ी दमदार। देखिए निम्न में असत्य कथन है, हमें क्या छांटना है, असत्य कथन। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ये तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, सही बात है। अब देखिए सेकंड कथन क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। ये तो गलत बात है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है और यहाँ बोल रहा है कि नहीं करती है, तो ये कथन गलत है। अब देखिए तीसरा क्या मतलब ऑप्शन है कि कथन 2 सत्य है। ये जो कथन 2 कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती, ये कथन सत्य है, तो नहीं, ये ऑप्शन ये भी गलत है, क्योंकि ये कथन सत्य नहीं है, वास्तव में ये कथन गलत है। और चौथा बोल रहा है कि कथन 2 तथा कथन 3 दोनों सत्य है, मतलब कथन 2 और कथन 3 दोनों सत्य हैं। ये दोनों सत्य हैं नहीं, तो ये चौथा भी ऑप्शन गलत है। अब कहोगे अब हमें क्या, अब यहाँ पे कहेंगे लड़के क्या फटाक से क्या करेंगे कि ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, ये नहीं पहला ऑप्शन सही है, तो इसी को मतलब लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से दो। देखो
क्वेश्चन बोला है असत्य कथन छांटना है, तो पहला तो सत्य कथन है भैया, तो उस वो तो आंसर नहीं होगा, हमें असत्य छांटना है। तो ये तीन मतलब ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों असत्य कथन है, लेकिन इनमें से परफेक्ट आंसर कौन होगा? तो देखो, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों को इंक्लूड कर रहा है ये चौथा ऑप्शन, कि कथन 2, 3 दोनों सत्य हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये असत्य है दोनों, तो ये इसीलिए कथन गलत है और हमें गलत कथन ही मतलब छांटना था। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ आपका दिमाग इस पे थोड़ा मतलब काफ़ी वो हो जाएगा, वो आप समझिए क्या होगा, ठीक है। ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िएगा और आंसर अपने हिसाब से इसको ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमें असत्य कथन छांटना है, न कि सत्य कथन, ठीक है। और असत्य कथन कौन कौन सा है हम लोग का? सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो कहोगे कि अब इनमें से परफेक्ट आंसर भाई जो 100% आंसर मतलब मैच हो वही तो सही रहेगा। तो इसमें से 100% देखिए यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड यानी जो दोनों ये गलत कथन, इन दोनों को अपने आप में इंक्लूड किया हुआ है और हमें गलत कथन ही छांटना था, तो यही हम लोग का सही ऑप्शन है। भले ही यह कथन गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो यही सही है, क्योंकि हमें असत्य कथन छांटना था, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 5वां हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा आगे मतलब जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के मतलब प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इसका मतलब वहाँ भी एक जगह ये यूज हो सकता है क्वेश्चन। बाकी आप यहीं इस चीज़ को समझ लीजिए। निम्न अभिक्रिया जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और H2O यानी जल, ठीक है, मिलकर क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा का निर्माण कर रहे हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि उत्पाद है, मतलब इस अभिक्रिया में जैसे CaO प्लस H2O यानी जल, ये मिलकर क्या कर रहे हैं? CaOH ट्वाइस बना रहे हैं और प्लस उष्मा का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है क्या कि उत्पाद है, हमें उत्पाद बताना है। तो उत्पाद क्या होता है भैया? हम सिंपल सा हम सब लोग जानते हैं कि तीर वाला इधर ये जितना चीज़ होता है ये उत्पाद होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ऑप्शन CaO प्लस H2O गलत है, क्योंकि H2O तो अभिकारक है। CaOH ट्वाइस इधर है तो ये सही हो सकता है, लेकिन CaOH ट्वाइस प्लस उष्मा है तो ये परफेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा इंक्लूड किया हुआ है और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत है भैया। तो ऑप्शन आप में से ज़्यादा लोग इसी को मारे होंगे, थर्ड नंबर। लेकिन मैं कहूँ कि थर्ड नंबर गलत है तो आप अचंभित हो जाओगे ना। देखिए इसका परफेक्ट आंसर सेकंड सही है। क्यों? क्यों इस बात को यही 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 मैंने शुरू में बोला था कि आप पढ़ो, कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो, जो ये उष्मा होता है ना, जो उष्मा होता है, उष्मा वो अभिकारक में यूज हो या उत्पाद में यूज हो, ठीक है, वो मतलब अभिकारक या उत्पाद से मुक्त होता है, मतलब उसको ना तो हम अभिकारक में गिनते हैं ना तो उत्पाद में। और उसी प्रकार बहुत सारे आपको मतलब जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे कि इतने या इस चीज़ की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराई, तो उपस्थिति मतलब वो उत्प्रेरक हो जाता है। तो उत्प्रेरक भी ना तो अभिकारक में गिने जाते हैं और न ही उत्पाद में। वो चीज़ें मैंने यहाँ पे शायद लिखी है, देखिए यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है, उत्प्रेरक भी अभिकारक अथवा उत्पाद से मुक्त होता है, अर्थात यह न तो अभिकारक और न ही उत्पाद के अंतर्गत आता है, मतलब दोनों में से किसी का पार्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसा तीर होता है और यहाँ बोल देते हैं कि इस चीज़ की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है, तो ये जिस चीज़ की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है उसको हम ना तो अभिकारक में गिनेंगे और न ही उत्पाद में। उसी प्रकार जो ये उष्मा है ना, यहाँ पे ये जो उष्मा भले ही इधर अभिकारक में है, लेकिन इसको हम अभिकारक के अंतर्गत नहीं लेंगे, ये अभिकारक से मुक्त होगी। या उत्पाद में भी कहीं उष्मा यूज हो तो वो क्या होगी कि ये हम लोग को उत्पाद है इधर, ठीक है, तो उत्पाद में हो या अभिकारक में हो, किधर भी हो, इसको हम मतलब उसके अंतर्गत नहीं लेंगे, इसको हम इससे मुक्त रखेंगे। तो यहाँ हम कहेंगे कि केवल CaOH ट्वाइस ही हम लोग का क्या है? अभिकारक है। तो इसीलिए परफेक्ट आंसर ये सेकंड होगा, न कि थर्ड। मैं जानता हूँ इसमें 99% लड़के थर्ड ऑप्शन मारेंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ 99%। तो ये दमदार क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी आगे देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपके पेज नंबर शायद 6 पे है, NCERT के पेज नंबर 6 पे। आगे भी कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा कि अगली वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें मैं 1 मिनट मैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मिनट मैं निकाल लेता हूँ।
यहाँ ओके, ये हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें मैं उन क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि यार कभी लाइट चली गई है और काफ़ी देख रही है, काफ़ी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं रहने देता हूँ, तब तक मैंने जो चीज़ें मतलब कराई इसको आप क्लियर कीजिए एकदम अच्छे से। बाकी मैं वो जो पेज नंबर 6 के क्वेश्चन है उसको और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और चैप्टर समाप्त के बाद हम लोग आपके जो मतलब एनसीईआरटी में प्रश्न दिए हुए अभ्यास के प्रश्न उनको करेंगे, और उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर यानी जो अम्ल क्षार लवण है, अम्ल क्षारक लवण, उससे स्टार्ट कर देंगे। और बाकी हम लोग उधर से फिजिक्स वाला पार्ट आपका यानी चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट ही कर दिए हैं, जिसमें हम प्रकाश का परिवर्तन पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हम लोग का एक लेक्चर हो चुका है। तो दोनों का अब दोनों तरफ से पर डे एक लेक्चर मैं कोशिश करूँगा कि आपको देता रहूँ, ठीक है। और यार क्वालिटी होगी वीडियो में ना, क्वालिटी होगी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और इसी प्रकार मैथ का भी हमने रियल नंबर ख़त्म कर दिया है, पोलिनोमियल बहुपद स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी आप मैथ का भी लेक्चर देख सकते हो, और उसके अलावा हम हिंदी का एक एक ऐसे कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल ही रहे हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो यार बेफिक्र आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को बताइए दोस्तों के बारे में, ठीक है। चैनल के बारे में दोस्तों को बताइए। बाकी रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस, थैंक यू।